धरा क्लासेस में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियस और उसके बाद हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था। आज हम लोग नए सेल ऑर्गेनेल्स जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी बोलते हैं उसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी 1898 में कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने की थी। इन्होंने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी जो की थी वो नर्व सेल आउल या कैट पे आउल की और कैट के नर्व सेल पे गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। और इन्होंने अपने ही नाम पे, क्योंकि इनका नाम जो था वो कैमिलो गोल्जी था, तो इसी के नाम पे, इन्हीं के अपने नाम के ही बेस पे अपने नाम के ही बेस पे इन्होंने जो इन्होंने डिस्कवरी की गोल्जी बॉडी की, अपने नाम के ही बेस पे उसका नाम रख दिया जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी बोलते हैं। क्योंकि इनका नाम कैमिलो गोल्जी था, लास्ट में गोल्जी था, तो अपने नाम के ही बेस पे इन्होंने गोल्जी बॉडी का नाम रखा जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो 1988 में जो इसकी डिस्कवरी वो कैमिलो गोल्जी द्वारा की गई थी, नर्व सेल या आउल सेल पे की गई थी। और जो गोल्जी बॉडी होती है वो कुछ सेल में नहीं पाई जाती है जो कि यूकैरियोटिक सेल होती हैं। एक्सेप्शन है क्योंकि यूकैरियोटिक में सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल हैं जिनमें कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि आपका मैच्योर मैमेलियन आरबीसी हो गया, इसमें आपके सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा अपवाद हो जाता है कि आपकी जो आपकी मैच्योर मैमेलियन आरबीसी है इसमें आपकी गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, मतलब आपके जो सारे यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स हैं ये इसमें नहीं पाए जाते। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है आपके गोल्जी बॉडी पे। और गोल्जी बॉडी को हम लोग गोल्जी, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हो जाता है, तो इसके कई सारे नाम हैं, जैसे डिक्टियोसोम इसे कहते हैं हम लोग। प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। फिर इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करता है सेल के अंदर। तो इसीलिए इसके कई सारे नाम हैं। गोल्जी बॉडी ना कहकर हम लोग इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ना कहकर इसको गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। तो इसके कई सारे नाम हैं। प्लांट सेल में स्पेशली इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे गोल्जी बॉडी की। तो ये हो गई गोल्जी बॉडी की हिस्ट्री, हो गई कहाँ डिस्कवरी हुई थी गोल्जी बॉडी की, ये हो गया। इसके कई सारे नाम हो गए। तो और फिर गोल्जी बॉडी, जहाँ गोल्जी बॉडी होता है वहाँ पे आपकी जो अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, या अदर सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो एब्सेंट होंगे। तो ये एक इसका मेन रोल हो जाता है। जो गोल्जी बॉडी होता है वो नियर टू न्यूक्लियस होता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। तो सबसे पहले गोल्जी बॉडी जब कई सारी वेसिकल्स, क्योंकि गोल्जी बॉडी के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, वेसिकल्स, सिस्टर्नी और ट्यूबुल्स। तो जो गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है वो मेनली वेसिकल्स से होता है जो कि आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट होती हैं। जब कई सारी वेसिकल्स मिलती हैं तो उसके बाद में हम एक बड़ी वेसिकल्स का निर्माण होता है। और जो जिधर निर्माण होता है उसको हम लोग सिस फेज या फॉर्मिंग फेज कहते हैं, क्योंकि इधर निर्माण होता है तो इसीलिए इसको सिस फेज कहते हैं। और जिधर फॉर्मिंग फेज कहते हैं। और जिधर ये मैच्योर हो जाती हैं, जैसे कोई सब्सटेंस यहाँ पे बनना है तो वो बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तो फिर जब कंप्लीट हो गया तो उसे हम लोग मैच्योरिंग फेज बोलते हैं या ट्रांसफेज बोलते हैं, जो कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक होता है। जो आपका ट्रांस फेज होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक होता है। जो आपका सिस फेज होता है वो आपके न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। और जो गोल्जी बॉडी, जैसे दो सिस्टर्नी के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी 200 से 300 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसे हम लोग इंटर स्पेस बोलते हैं। और फिर इसके बाद में इसी से जो आपका गोल्जी बॉडी होता है इसी से आपकी वेसिकल, ट्यूबुल और सिस्टर्नी का फॉर्मेशन होता है। लाइसोसोम जैसे कई सारे सेल ऑर्गेनल्स भी जो सेल ऑर्गेनल्स भी आपके गोल्जी बॉडी से ही बनते हैं। तो गोल्जी बॉडी आपका एक मेन सेल ऑर्गेनल्स हो जाता है। प्लांट सेल में भी इसके कई सारे काम हैं, क्योंकि
इसका एक अदर नाम जो कि आपको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल के ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करता है। सेल में कौन कब कैसे, मतलब कौन सी एंजाइम कहाँ जाना है, किस सेल से बाहर जाना है या अंदर जाना है, तो ये सारे रेगुलेशन जो आपकी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही किए जाते हैं, इसीलिए इसका कॉमन नाम जो हो जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल हो जाता है। ये कई सारे कंपटीशन में पूछा गया है कि गोल्जी बॉडी का नाम के अदर नाम भी क्या है, तो हम ये लिख दे रहे हैं इसके और नाम। गोल्जी बॉडी को हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपैरेटस, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम जो होता है वो आप प्लांट सेल में होता है, जो प्लांट सेल का गोल्जी बॉडी होता है उसे हम लोग डिक्टियोसोम बोलते हैं। इन तो आपका ये मेन सेल ऑर्गन्स जो आपका गोल्जी बॉडी हो गया वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। तो अब हम आपके नेक्स्ट सेल ऑर्गन्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी बात करेंगे। तो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ इस पे राइबोसोम है, राइबोसोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इस बेस पे ये 2 टाइप का होता है। तो जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें जो आपका राइबोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें आपका राइबोसोम एब्सेंट होता है। इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टार्टिंग जो होती है वो आपके न्यूक्लियस से ही होती है, फिर न्यूक्लियस से लेकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। जो सारी सेल की मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है वो इसी सेल ऑर्गन्स के द्वारा होता है, जो कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और मेनली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। तो ये जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टार्टिंग जो होती है वो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती हुई पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। ये एक नेटवर्क बनाता है और उसके बाद में ये एट लास्ट आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो जो सेल का नेटवर्क जो मेंटेन होता है वो इसी से होता है। फिर उसके बाद में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आपके गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन भी करता है। तो ये एक मेन सेल ऑर्गन्स हो जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी कर रहे थे। जो एंडोप्लाज्मिक टर्म था या वर्ड था या इसकी डिस्कवरी जो थी वो आपकी पोर्टर या कॉलनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने की थी। और जो एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि सारे सेल ऑर्गन्स के भी कई सारे नाम होते हैं, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका भी कई सारा नाम है, लेकिन इसका जो नाम है वो स्पेसिफिक है, क्योंकि ये मस्य जैसे जिस सेल में पाया जाता है तो उस सेल में इसका अदर नाम होता है। जैसे कि आपकी गोल्जी बॉडी था तो उसको हम लोग किसी भी सेल में गोल्जी बॉडी भी बोल सकते थे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते थे, बस उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर था कि गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल में ही डिक्टियोसोम बोला जाता है। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि जो मसल सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो आपकी आई की रेटिना होती है उनमें जो रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कह के माइलॉन बॉडी कहते हैं।
तो ये आपके जो दो नाम होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये आपके कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं कि किस स्पेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। तो ये आपका एक टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। ऐसे ही पूछा जाता है कि माइलॉन बॉडी क्या है, तो माइलॉन बॉडी ये भी पूछा जाता है कि माइलॉन बॉडी पाई कहाँ जाती है, तो ये आपकी आई की रेटिना में पाई जाती हैं। माइलॉन बॉडी होती क्या है, तो ये एक टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होती हैं। तो अब हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर पे, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। और जो फॉर्मेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो आपकी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से होता है। और फिर ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आगे चलकर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, तथा इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आपकी सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जब कई सारी वेसल्स मिलती थी तो आपके गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता था। तो जो मेन जो आपका जो फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी भी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही किया जाता है। तो जो आपकी वेसल्स का फॉर्मेशन होता है वो रफ ER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ना होकर आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ये एक मेन डिफरेंस हो जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसल्स का फॉर्मेशन नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। रफ क्योंकि इस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेन फंक्शन जो हो जाता है वो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में हो जाता है, ना कि आपकी वेसल्स के फॉर्मेशन में या ट्रांसपोर्ट में इसका हेल्प होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका वेसल्स के फॉर्मेशन में, ये ट्रांसपोर्ट में उसका मेन हेल्प होता है। आगे चलकर ये आपकी सारी मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन इसी के द्वारा होता है। तो ये एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनस हो जाता है। ये टाइप इसके हम लोगों ने देखा, ये फॉर्मेशन क्या होता है इसका, अलग अलग सेल में नाम क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या होती है, टर्म क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो आज हमारा ये जो सेल ऑर्गेनस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी खत्म हो गया। अब हमारे कई राइबोसोम बचा हुआ है हमारा सेल ऑर्गेनस। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट बचा हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राइबोसोम की बात करेंगे। साथ ही साथ में इसी के साथ में हम लाइसोसोम भी समाप्त कर दे रहे हैं। तो जो लाइसोसोम होता है वो जो आपके गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी से ही बनता है। जैसे गोल्जी बॉडी से आपकी वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही कुछ वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उस वेसल्स में कोई एंजाइम या कोई सेल के एसेंशियल मैटर ना होकर उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जिसमें कि H+ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो अगर वो एक टाइप का अगर वो एक टाइप का विषैला पदार्थ होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम वेसल्स ना कह के उसको हम एक नया नाम दे देते हैं जिसको हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। तो ये एक मेन सेल ऑर्गेनस हो जाता है जिसको हम लोग लाइसोसोम बोलेंगे, जिसमें H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर ये आपके सेल में लाइसोसोम की मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है तो आपके पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करने की या कुछ सेल की कुछ स्पेस को डिस्ट्रॉय करने में ये सक्षम होता है आपका लाइसोसोम। इसीलिए इसको हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये कई सारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनस है जिसको हम लोग सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन किससे होता है, तो जो सुसाइड बैग ऑफ द सेल ऑर्गेनस है उसको वो लाइसोसोम है, और इसका फॉर्मेशन आपकी गोल्जी बॉडी से होता है। जैसे सेम जैसे वेसल्स का फॉर्मेशन आपकी गोल्जी बॉडी से होता है, वैसे सेम इसका फॉर्मेशन भी लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी होता है। लेकिन इसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जिससे इसे हटकर एक वेसल्स ना कह के या कुछ और ना कह के इसका एक अलग नाम दे दिया जाता है, जिसको हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने दो सेल ऑर्गेनस को देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा और गोल्जी अपैरेटस
गॉल्जी बॉडी को देखा। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो गॉल्जी बॉडी टर्म था वो 1898 में आपके कैमिलो गॉल्जी के द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपने नाम के ही बेस पे जो टर्म जो सेल ऑर्गन्स का नाम गॉल्जी बॉडी रख दिया। इसका फेमस नाम गॉल्जी बॉडी है। इसको गॉल्जी बॉडी को प्लांट सेल में हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। इसके अदर और कई सारे नाम भी हैं, जैसे आपका गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी अपैरेटस, इसके अदर कई सारे नाम हैं। लेकिन प्लांट सेल में ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं इस पर कई बार फोर्स कर रही हूँ कि प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये कई सारे कंपटीशन में पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है, आपके एसएससी, यूपीएससी, एनडीए जैसे एग्जामों में भी ये पूछा गया है। तो आप लोग इससे ध्यान रखिएगा। और फिर इसकी डिस्कवरी हो गई। ये गॉल्जी बॉडी का फॉर्मेशन किससे होता है? तो गॉल्जी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो आपकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसल्स टूटती हैं और वो एक साथ मिल के फिर फॉर्मिंग फेज के जरिए, जो कि न्यूक्लियस के पास होता है, उससे आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। गॉल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये आपका गॉल्जी बॉडी हो गया। जहाँ पे गॉल्जी बॉडी होगा वहाँ पे आपके अदर सेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या अदर सेल ऑर्गन्स, क्लोरोप्लास्ट या आपके जो अदर स्पेशल सेल ऑर्गन्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ये एक इसका मेन कैरेक्टर हो जाता है कि जहाँ गॉल्जी बॉडी होता है वहाँ पे अदर सेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिंग जोन ऑफ एक्सक्लूजन भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम मतलब अदर सेल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इसलिए उस जोन पे जहाँ पे गॉल्जी बॉडी आपका होता है उस जोन को, उस जगह बायोलॉजी में कई बार जगह को हम लोग जोन बोलते हैं, उस जोन को हम लोग जोन ऑफ एक्सक्लूजन भी बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई इसेंशियल सेल ऑर्गन्स रहेगा, हो सकता है गॉल्जी बॉडी से आपके लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो जाए और किसी कारणवश लाइसोसोम की मेम्ब्रेन वीक हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो जो आपके सेल ऑर्गनल होगा वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो शायद इसीलिए यहाँ पे जो गॉल्जी बॉडी होता है उसके कुछ दूर तक आपके किसी सेल ऑर्गन्स मतलब कोई सेल ऑर्गन्स एब्सेंट होता है, तो उसको हम लोग जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। ये भी याद रखने की बात होती है। अब हम लोग आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टर्म था वो आपके पोर्टर ने दिया था। हाँ, ये एक बात थी कि गॉल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसमें हुई थी? तो आपकी जो नर्व सेल आउल और कैट की थी उसमें आपके गॉल्जी बॉडी की डिस्कवरी हुई थी। और फिर आते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पोर्टर ने और कॉल्कर ने दिया था। मसल सेल में इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो आपकी आई की रेटिना होती है, आई की रेटिना से ही हमारी विजिबिलिटी होती है, हम देख पाते हैं, तो कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो उसमें हम लोग जो हमारा गॉल्जी बॉडी होता है उसको माइलॉन बॉडी बोलते हैं। और जो आई की रेटिना में गॉल्जी बॉडी पाया जाता है उसमें वो होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक टाइप का होता है। सार्कोप्लाज्म में भी जहाँ तक है शायद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। फिर उसके बाद में हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर से। तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। इसमें कुछ स्पेस पे राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो आज के लिए आज हम लोगों ने दो सेल ऑर्गन्स देखा, जो कि गॉल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। नेक्स्ट डे पे हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गन्स चाहे क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।